आदाब। खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे नजर सबसे पहले अब तक की सुर्खियों पर। चलिए अब खबरें तफसील के साथ शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के मुतालिक भी कुछ आदाद-ओ-शुमार पार्लियामेंट के अंदर पेश किए गए हुकूमत की तरफ से, लेकिन उससे पहले बात अफगान शहरियों के हवाले से। चूंकि वजारत दाखिला का ऐवान में तहरीरी जवाब आया है, एक सवाल पूछा गया था कि कितने अफगान शहरी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुकीम है, जिस पर हुकूमत ने कहा कि 4557 अफगान शहरी इस वक्त भारत में मुकीम है। 24 नवंबर तक यानी इस साल 200 इमरजेंसी एक्स वीजाज जो अभी तक जिन लोगों को फराम किए गए, 24 नवंबर तक उनकी तादाद 200 थी। लेकिन वजीर दाखिला बराए अमूर दाखिला नित्यानंद राय की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें बताया गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो शहरियों के आने का सिलसिला था उसमें 4557 अफगान शहरी अपने वीजों पर तौसी के बाद या स्टे वीजा पर हिंदुस्तान में इस वक्त मुकीम है। और 24 नवंबर तक यानी इस महीने के आदादोशुमार 24 तारीख तक बताए गए, उसमें 200 ई एमरजेंसी एक्स मुतफरिक वीजे जो हैं वो भी जारी किए गए हैं। वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय की तरफ से जो कि वजारत दाखिला की तरफ से जवाब दे रहे थे। और बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक जो सारी सूरत हाल रही है उसमें ये बताया गया है कि मुल्क के अंदर अफगान शहरियों की तादाद 4500 से ज्यादा है, लेकिन अपने वीजों में कुछ लोग तौसी करके बैठे हैं और स्टे वीजा भी इसे कहा जाता है, जिसके बाद वो हिंदुस्तान में इस वक्त मुकीम है। बात जरा राज्यसभा की हो रही है तो एक और जवाब आपको बताते हैं जो बड़ा दिलचस्प है। अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर जो हलाकतें हुई हैं उसमें कितना इजाफा, कितनी कमी देखी गई है। और वजारत दाखिला का जो जवाब आज राज्यसभा के सामने रखा गया उसमें बताया गया कि पिछले साल 2020 अक्टूबर के महीने से 2021 के अक्टूबर के महीने के दौरान 32 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस के 19 अहलकार मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। दिसंबर 2020 से लेकर 26 नवंबर तक गुज़श्ता 12 महीनों के दौरान यानी इस साल के दौरान पिछले साल दिसंबर से लेकर 14 मिलिटेंट जिनको जिंदा पकड़ा गया, 165 मार गिराए गए। और इस बीच आपको बताते चलें कि राज्यसभा में वज़ारत दाखिला की तरफ से जो जवाब आया है उसमें यह भी बताया गया कि 2018 में दरअंदाजी के कुल वाक़यात जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहे, साल 2018 में ऐसे 143 वाक़यात पेश आए थे। इस साल नवंबर तक दरअंदाजी के सिर्फ 28 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। 2018 में जो मिलिटेंसी के कुल वाक़यात थे उनकी तादाद 417 थी, इतने रिपोर्ट किए गए थे। लेकिन साल 2021 में 21 नवंबर तक कुल 244 ऐसे वाक़यात रोनमा हुए और मिलिटेंसी के इन वाक़यात की इतला आज वज़ारत दाखिला की जानिब से राज्यसभा में दी गई। साथ ही एक और सवाल के जवाब में बताया गया कि अक़लियतों के खिलाफ अफवाहें फैलाने और नफरत अंगेज तकारीर करने के लिए
किसी मखसूस ग्रुप की निशानदेही नहीं की गई। ताहम अफवाह फैलाने या फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया पर चंद लोग जो ऐसे हैं, इस तरह की जो पोस्टें थी उनके सिलसिले में कार्रवाई की गई। 6 केस दर्ज किए गए हैं। ये जवाब उस सवाल पर आया कि त्रिपुरा तशद्दुद के बाद हुकूमत की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, जिन लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की थी सोशल मीडिया का सहारा लेकर। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के आदादोशुमार भी हुकूमत की जानिब से आज पेश कर दिए गए और राज्यसभा के सामने ये सारे फिगर्स आज रखे गए। चलिए बात मरकजी वजारत दाखिला की हो रही है, तो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज बीएसएफ के 57वें यौम तासीस पर बीएसएफ के बहादुर जवानों और उनके अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने ट्वीट किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ की बहादुरी, हिम्मत और खुद को वक्फ करने की बेहतरीन मिसाल है। आज बीएसएफ के 57वें यौम तासीस पर मैं मुल्क के पहली दिफाई सफ के तमाम बहादुर मुहाफिजों और उनके अहले खाना को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में भी मादर वतन की हिफाजत के लिए आपकी बहादुरी और कुर्बानी पर पूरे मुल्क को फख्र महसूस होता है। ट्वीट उस वक्त सामने आया जब बीएसएफ 57वां यौम तासीस आज मना रही है और साथ ही यौम तासीस पर आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का ट्वीट भी आया, वज़ीर आज़म का भी आया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लिखा कि आप सभी को यौम तासीस पर सलाम। एहलकार जो बीएसएफ के हैं और उनके अहले खाना, बीएसएफ हिंदुस्तान की सरहदों को महफूज बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करते हैं और उसने मुतअद्दिद मौक़ों पर मिसाली जुर्रात का मुजाहिरा किया और फ़र्ज़ की अदायगी में कुर्बानियाँ भी दी हैं। भारत को इन बहादुराना कोशिशों पर फ़ख्र महसूस होता है। ये ट्वीट भी किया गया। राज्यसभा में आज शदीद हंगामा आराई जारी है और इसके सबब ऐवान की कार्रवाई को पहले 2 बजे तक और उसके बाद 2:35 तक दोबारा मुलतवी करना पड़ा। वक्फा सवालात के दरमियान कांग्रेस और डीएम के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा से वॉकआउट किया और आज जो तस्वीरें सामने आई उसमें हंगामा आराई का जो पहले से आसार थे कि मुसलसल तीसरे दिन ये होगा, फिर से जबरदस्त शोर शराबा देखने को मिला और हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाने की कोशिश और उन अरकान पार्लियामेंट जिनकी तादाद 12 है, जिनको मुअत्तल किया गया था, उनको वापस बहाल करने की मांग हो रही है। ताहम अभी तक राज्यसभा के चेयरमैन की जानिब से कोई इस पर फैसला नहीं लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ मुसलसल हंगामा कर रहा है। वैसे ही सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन और प्लीज सिर्फ 3 मिनट लूंगा आपका। एलओपी साहब, अगर क्वेश्चन आवर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं मैं सुनने को तैयार हूं। अदर देन क्वेश्चन आवर मैं क्वेश्चन पे आना चाहता हूं, प्लीज। On behalf of opposition parties, I am constrained to draw your attention, urgent and kind attention to the legitimate grievances of the 12 members. मैं इस बारे में माननीय लो प्लीज। नो क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31 माननीय रेवती रमन सिंह माननीय रेवती रमन सिंह जी उत्तर है। माननीय रेवती रमन सिंह, माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर है, प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज इस सब माननीय लोग पुनः मैं आग्रह करता हूं। माननीय चेयरमैन ने कल ऑलरेडी अपने बारे में बता दिया है कि माननीय सदन नेता और आप बैठ करके बात करें और रास्ता निकालें। मैं क्वेश्चन आवर के अलावा विवश क्वेश्चन आवर पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कृपया अपनी सीट पर जाएं। माननीय प्लीज गो बैक टू योर सीट्स प्लीज। आप क्वेश्चन आवर नहीं चाहते हैं, मैं विवश हूं। हाउस 2 बजे तक के लिए स्थगित।
चलिए, राज्यसभा के अंदर कार्रवाई मुतासिर हो रही है तो लोकसभा के अंदर भी सूरत हाल कुछ ऐसी रही और पार्लियामेंट के सरमाई अजलास का आज चूंकि तीसरा दिन है और इजलास में पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा लोकसभा के अंदर भी यानी दोनों हाउसेस के अंदर मुसलसल जारी है। इस बीच जहां पर किसानों के मामले पर भी आज हुकूमत को भरपूर घेरने की कोशिश हुई है और किसानों के मसले पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से जबरदस्त हंगामा किया गया ऐवान के अंदर। बड़ी बात यह है कि आज ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान की जानिब से आवाज़ तो बुलंद की ही जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि उस मामले पर भी यानी जो राज्यसभा के अंदर कार्रवाई की गई है उस पर भी हिज़्ब इख्तिलाफ को की जानिब से आज घेरने की कोशिश भरपूर की गई है। और इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र अब आपको बताते चलें कि हालांकि राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन आज जहां पर लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ज़री कवानीन के दौरान किसानों के अमवात का मामला उठाया, हुकूमत ने उस पर जवाब दिया कि उनके पास कोई ऐसे फिगर्स नहीं है कितने किसानों की मौत हुई है किसान तहरीक के इस 1 बरस के दौरान। जबकि दीगर अरकान पार्लियामेंट ने वक्फा सवालात के दौरान हमें इंसाफ चाहिए के नारे भी बुलंद किए। 750 किसानों की मौत हुई है जब सरकार नसीहत दे रहे हैं दूसरे को कि माफी मांगो हर बात पे, तो हम भी। सुश्री देवाश्री चौधरी जी पूछिए। प्रश्नकाल के बीच में कोई भी चीज इंगित नहीं होगी। देवाश्री चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 42। माननीय मंत्री के अंदर जम्मू कश्मीर का मामला भी गूंजा और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने इस बीच मामला एक बार फिर उठाया जम्मू कश्मीर का कि जम्मू कश्मीर के मामला जो है रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीर की सूरत हाल पर भी डिस्कस होना चाहिए। आशा वर्कर्स को रेगुलाइज करना है। 1 लाख डेली वेजर्स जो लोग इस वक्त हैं, आशा वर्कर्स का मामला है, डेली वेजर वर्करों का मामला है, उसको भी फौरी तौर पर आज के वक्त में हल किया जाना चाहिए, उन्हें रेगुलर पॉलिसी के तहत लाया जाए। और दीगर मुतालबात भी हैं, लेकिन हैदरपुरा, रामबाग, लावेपुरा शूट आउट्स या जो एनकाउंटर पर कार्रवाइयों पर सवाल उठे थे उस पर भी अब उनकी तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की गई। हुकूमत कश्मीर की सूरत हाल पर बात करे, हसनैन मसूदी ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज बुलंद की। उसके अलावा जनाब जम्मू कश्मीर की हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। हमने एक नोटिस दी हुई है 193 नियम के तहत शॉर्ट डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन की इजाजत दी जाए। श्री हसनैन मसूदी जी। मसूदी साहब। जनाब चेयरपर्सन साहब, जनाब जम्मू कश्मीर में 1 लाख के करीब डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स 10 साल से रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। रेगुलरली उनका जो वेजेस है वो नहीं मिल रहे। उनके अलावा CIC ऑपरेटर्स कोई 10 साल से अपनी रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं और इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। उसके अलावा आशा वर्कर्स, आपको मालूम है कि आशा वर्कर्स ने कैसा की एक रोल किया कोविड के खिलाफ बैटल में। उनके जो वेतन है, उनका जो वेजेस हैं वो अंडरपेड है। उसके अलावा जनाब जम्मू कश्मीर की हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। हमने एक नोटिस दी हुई है 193 नियम के तहत शॉर्ट डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन की इजाजत दी जाए। और एक कॉलिंग अटेंशन मोशन दी हुई है हैदरपोरा, रामबाग, लावाईपोरा के जो शूट आउट्स हुए हैं उनकी तहकीकात के लिए हमने नोटिस दी हुई है, कॉलिंग अटेंशन नोटिस। सर उस पर गौर किया जाए ताकि जल्द से जल्द वो जो जुडिशियल प्रोब है उसका आरंभ हो, उसकी शुरुआत हो। उत्तम कुमार। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी रुकने पार्लियामेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनकी वाबस्तगी हो और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सारी सूरत हाल है उस पर बात हुकूमत को करनी चाहिए और जवाब भी उनकी जानिब से मांगा गया। ऐवान में आज सवालात उन्होंने पूछे। कबल अज़ीं हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज भी किया और महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने किए गए इस एहतजाज में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी हुई। इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने 12 राज्यसभा के अरकान असम्बली की मुअत्तली वापस लेने का मुतालबा किया और राज्यसभा से ताल्लुक रखने वाले हिज़्ब इख्तिलाफ के जिन अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया है वो पार्लियामेंट के अहाते में धरने पर बैठ गए। सरमाई इजलास से मुअत्तल शुदा TMC रुकने पार्लियामेंट डूलासी के अलावा आज मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि अरकान की मुअत्तली अक्सरियत के हामिल हुकूमत को के तकब्बुर को नुमायां करती है और यही लोग जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे तो पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना अंदाजी करते थे। उन्होंने कहा कि इंसाफ की फराहमी तक उनका धरना जारी रहेगा। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से भी मरकजी वुज़रा
बोलते हुए अपोजिशन को हदफ तनकीद बना रहे हैं। गांधी पे कॉल के वो पूज्य महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के सामने बैठना ये तो बहुत हास्यास्पद है। इट इज रिडिकुलस एंड नकली गांधी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसीलिए मैं उनको निवेदन करता हूं, आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए। कल भी आप नहीं थे, डैम सेफ्टी के बिल बारे में हम पारित कर सकते थे, लेकिन अपने आप सरकार के तरफ से मैंने निर्णय लेके उसको पोस्टपोन किया हूं। आज चर्चा होने दो, क्योंकि हम भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन और ओपन डिबेट सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने कल पोस्टपोन किया है। कम से कम आज आप आइए, चर्चा में भाग लीजिए और अगर 12 एमपी आना चाहते हैं तो वो रिग्रेट व्यक्त करने दो, पश्चाताप व्यक्त करने दो। इधर राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के राज्यसभा के जो 12 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया है उन्हें वापस लेने का मुतालबा हो रहा है। आगे की हिकमत अमली जिस पर फैसला करने के लिए वो इजलास का भी इनेकाद करेंगे। देखिए, हमारा फर्ज है कि कानून के तहत अपनी लड़ाई लड़ना, और हमने इसमें बताया है कि अपने लेटर में कि कानून के तहत ये जो सस्पेंशन हुआ ये ठीक नहीं है। हम उनसे विनती कर रहे हैं, जो हुआ वो हुआ है, वो भूल जाइए, सब मिलके देश के हित में, जनता के हित में काम करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर भी कहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ जो आवाज बुलंद की जा रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाजों को दबाने का यह अमल है और इसीलिए इन 12 पार्लियामेंट के अरकान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट के बाहर कुछ और ऐवान के अंदर कुछ और कह रही है। He's given a very reasoned letter to the chair explaining why the arguments to suspend the MPs are simply invalid in terms of the rules of procedure of the Rajya Sabha. And frankly, I think that there is no convincing response from the government. This is an act of brute suspension of democracy, purely in order to stifle dissenting voices, and that is simply wrong. I think the government has to realize that in this country, other voices deserve to be heard than theirs. They are using this parliament as a place where they can pass laws as they wish without any thought or consideration and repeal laws as they wish without any thought or consideration. That's not what this place is for. This place is for discussion. It's for debate. You have to allow people to express their views and you have to consult them. You have to understand the interests of stakeholders. Only then can you truly run a democratic parliament. I don't believe this government is doing that. And was the behavior of the government appropriate in the manner in which they've been conducting proceedings? I think we have to ask very seriously whether the rules of the game have been upheld by the government in the first place. I'm not suggesting that the opposition's reaction was always in the kind of form, dignity as you called, that should ideally be observed. But let's look at the provocations. Let's look at the situation the opposition finds itself in when it has essentially got its hands tied and its voice gagged. दिल्ली हुकूमत ने अवाम को राहत पहुंचाते हुए पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है। आज होने वाला काबीना का इजलास, जिसके बाद वैट कम करने का फैसला लिया गया और इसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया। इजलास के दौरान दिल्ली हुकूमत ने पेट्रोल पर वैट को 30% से कम करके 19.40% कर दिया। पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक आज निस्फ शब से होगा। बहुत राहत मिलेगी ये तो। कितना मुश्किल था, अब भी पेट्रोल महंगा है, क्या कहना चाहते हैं? अब तो सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल तो बढ़िया है, 60 रुपए गिर गए तो और भी पैसे गिरे, मतलब 80-90 रुपए हो जाए। कितना सरकार से चाहते हैं कि और भी इस सरकार को, केंद्र को जो है इसमें रेट कम करना चाहिए? और करना चाहिए, 10 रुपए और गिराने चाहिए। 8 रुपए कम होने से कुछ राहत मिलेगी? हाँ मिलेगी। सरकार को कम से कम नहीं तो इसे 75 या 70 रुपए पे लाना चाहिए, उल्टा कम होना चाहिए। यहाँ बढ़ रहे हैं पैसे। कितनी मुश्किलें हो रही हैं? परेशानी बहुत है, क्योंकि हमसे पूछोगे कैसे करना पड़ता है। ये है कि पेट्रोल के रेट कम होते तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। 8
काफ़ी सस्ता कर दिया फिर तो। अब आने वाले टाइम में देखो क्या होता है, क्या करती है सरकार। अब ऐसे में तो कुछ बोल नहीं सकते। अभी भी महंगा ही है, रोज़मर्रा वालों को तो महंगा पड़ ही रहा है। अब जिन्होंने डेली बेसिस पे जाना, सबने जाना ही होता है इधर उधर। 104 रुपये लीटर तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल कर दिया था ना। इधर दिसंबर के पहले रोज ही आज महंगाई ने एक और झटका आवाम को दिया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 दिसंबर यानी आज से एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी हैं। मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 103.50 रुपए फी सिलेंडर तक का इजाफा कर दिया है। राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत आज से 100 रुपए 50 पैसे फी सिलेंडर बढ़ गई है। यहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2101 रुपए हो गई है। आज दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2100 रुपए को पार जब कर गया है तो परेशानियां मुसलसल बढ़ गई हैं। 2 माह के पहले ये 1733 रुपए था, लेकिन 1 दिसंबर यानी आज से ये इसकी कीमत 2101 रुपए तक पहुंच गई है। मुंबई में 19 किलो का सिलेंडर 2051 रुपए का हो गया है। इसके साथ ही कोलकाता में 19 किलो का जो इंडियन गैस सिलेंडर है वो 2174 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। आज से दिसंबर के महीने की शुरुआत जब हुई है तो पहला दिन ही आवाम को एक बार फिर झटका दे गया है। इधर दिया सलाई माचिस के अलावा माचिस की डिब्बियां के जो दाम है वो भी मुसलसल बढ़ने लगे हैं और अब 14 वर्षों के बाद इन दामों में पहली बार इजाफा देखा गया। लेकिन साथ ही मोबाइल रिचार्ज भी या जो टैरिफ थे उनके दाम बढ़ने से परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ जहां माचिस की डिब्बियां खरीदने के लिए 1 रुपए के बजाय 2 रुपए अदा करने होंगे। इससे पहले साल 2007 में माचिस की डिब्बिया के दामों को 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए किया गया था, लेकिन रिलायंस जियो का इस्तेमाल करने वाले मोबाइल फोन सार्फिन को भी झटका लगा है। आज से जियो के 24 दिन से लेकर 365 दिन तक की जो वैलिडिटी वाले मुतअद्दिद प्लान्स के दाम हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है और सार्फिन को रिचार्ज के लिए अब 8 से 20% तक के ज्यादा दाम अदा करने होंगे। ख्याल रहे कि इंडियन एयरटेल के अलावा वोडाफोन, इसके अलावा आइडिया नवंबर के आखिर में ही अपने टैरिफ्स बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। आजाद ले लो और भाई 2 मिनट है यार अभी। गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और साबिक मरकजी वजीर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, आज पुंछ और राजौरी के दौरे पर वो निकले हैं। पुंछ में उनकी जानिब से कृष्ण चंद्र पार्क में अवामी रैली से खिताब किया जा रहा है और इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद जो कि पुंछ के दौरे पर एक तवील अरसे के बाद पहुंचे हैं, पार्टी के सीनियर लीडरान भी उनके हमरा आज मौजूद हैं। इस बीच लोगों की एक बड़ी तादाद उन्हें सुनने आज यहाँ पहुंची है और पार्टी की आगे की हिकमत अमली तय करने के लिए भी वो पार्टी कारकुनान से भी मुलाकात करेंगे, अलग मीटिंग्स होंगी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी आज मरकजी कस्बा बदरवाह पहुंचे हैं। खिता चनाब में एक बड़ी अवामी इज्तिमा से वो खिताब कर रहे हैं और दीगर पार्टी के लीडरान भी उनके साथ मौजूद थे, जिनमें अली मोहम्मद सागर और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू रतन लाल गुप्ता और उनके सियासी मुशीर तनवीर सादक के अलावा दीगर जिला सदूर भी इस तकरीब का हिस्सा बने। यहाँ टूरिज्म का मकसद है कि साल के 12 महीने टूरिज्म चलना चाहिए, लेकिन जब बिजली नहीं, मेरे रहते रहते रात को जो बिजली का हाल मैंने देखा, मुझे अब पता है कि आप लोगों पे क्या गुजरती होगी। इतनी बार वहां रहते, इतनी बार वहां बिजली का कट हुआ कि मैंने अपने किसी से कहा, मैंने कहा ना इस हीटर को बंद करके डब्बे में डाल दो, इसका कोई फायदा नहीं होता। गुस्सा आता है हीटर देख के, क्योंकि हीटर तो दिखता है लेकिन उस हीटर से कोई गर्मी नहीं दिखती। तो फिर क्या फायदा ना उन मिनिस्टरों को यहाँ लाके मरकज से लाया ना पिछले महीने किसी मिनिस्टर को यहाँ पे मीट द पीपल प्रोग्राम में, उसने दिल्ली से भी अपने हीटर साथ लाए होंगे और बिजली का जनरेटर भी लाया होगा, क्योंकि यहाँ उसको कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप अगर टूरिस्ट यहाँ लाओगे तो टूरिस्ट को कमरा तो गर्म चाहिए, टूरिस्ट को बिजली चाहिए, या ठंड में उनको कुल्फी जमा के यहां से वापस भेज दो। यहाँ
करने के लिए उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, यहाँ की पहाड़ियों का फायदा ले लो। यहाँ तो तब भी अल्लाह का शुक्र है कश्मीर जैसे हालात दोबारा नहीं बने यहाँ पे, नहीं तो सिर्फ कश्मीर में अब कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे हम अपने आप को महफूज समझ सकते। चलिए खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर मजीद खबरों के लिए आप